जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 5 मई 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव किसने जीता है? आंसर हो जाएगा सुनेत्रा पवार। तो दोस्तों, हाल ही में 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में कुछ उपचुनाव भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र में बारामती सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें एनसीपी की उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने 2,18,000 वोटों के अंतर से एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और यह जीत का अंतर भारत में किसी विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा है। यानी कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से किसने जीत हासिल कर ली है? सुनेत्रा पवार ने। सुनेत्रा पवार कौन है? महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं अजीत पवार, उनकी ये पत्नी है। अजीत पवार जी का निधन हो गया था हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। इसके बाद बारामती सीट खाली हो गई थी, तो इसी सीट पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ी थी और उन्होंने 2,18,000 वोटों से जीत हासिल की है, जो कि अपने आप में एक इतिहास बन गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद सीट के विधायक सुनील कुमार शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2022 में 2,14,835 वोटों से जीत दर्ज की थी। अगला क्वेश्चन है, मायोन ज्वालामुखी किस देश में है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस देश में स्थित है मायोन ज्वालामुखी। तो हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। यह ज्वालामुखी अल्बे प्रांत, लूजोन द्वीप, फिलीपींस में स्थित है और यह एक एक्टिव वॉल्केनो है। और दोस्तों, यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंतर्गत आती है। अब इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो इसके कारण 5,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी डिस्कस करते हैं। तो माउंट वेसुवियस इटली में है, माउंट एटना इटली में, इटली की ये सिसिली द्वीप पर है। माउंट क्लाउआ अमेरिका में है और अमेरिका के ये हवाई द्वीप पर है। माउंट फूजी जापान में है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि माउंट फूजी ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये जापान में है। माउंट सेंट हेलेंस अमेरिका में है, वाशिंगटन राज्य में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में। माउंट रेनियर अमेरिका में और क्लूचेव स्क्वाय ये रूस में है, कामचटका प्रायद्वीप पर। और पोपोकेटेपेटल ये मैक्सिको देश में है। तो ये इंपॉर्टेंट वॉल्केनो है, तो इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAS 500 सेकेंड सैटेलाइट का प्रक्षेपण कब किया गया है? आंसर हो जाएगा 3 मई 2026 को। तो 3 मई 2026 को CAS 500 सेकेंड सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। इस सैटेलाइट का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट एडवांस्ड सैटेलाइट 500 सेकेंड। तो इसे शॉर्ट में CAS 500 सेकेंड सैटेलाइट बोला जाता है। इसका एक और नाम है नेक्स्ट जनरेशन मीडियम सैटेलाइट नंबर 2 या चा मिडिल सेकेंड। तो दोस्तों, यह किस देश का सैटेलाइट है? तो याद रखना है कि यह दक्षिण कोरिया का सैटेलाइट है। इसे पहले रूस के द्वारा लॉन्च किया जाना था, लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद इसे फिर बाद में अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यानी कि पहले से रूस से लॉन्च होना था, फिर बाद में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चालू हो गया, उसके बाद से ये कार्यक्रम डिले हो गया और फिर इसे अब अमेरिका से लॉन्च किया गया है। यह एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। 3 मई 2026 को ये लॉन्च हुआ है और ये वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च हुआ है। इसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इस सैटेलाइट को कोरियाई एरोस्पेस प्रशासन यानी कासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भूमि और संसाधन प्रबंधन, आपदा राहत, कृषि अवलोकन और हाई रेजोल्यूशन वाली भू स्थानिक छवियां विकसित करना। यानी कि ये हाई रेजोल्यूशन वाली पिक्चर्स
कलेक्ट करेगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में किया जाएगा और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका उपयोग किया जाएगा साउथ कोरिया के द्वारा। अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो नासा का हाल ही में आर्टेमिस सेकेंड मिशन लॉन्च किया गया था। तो ये 50 वर्षों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन था जो 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला कौन बनी है? क्रिस्टीना कोच, जो कि आर्टेमिस सेकेंड मिशन में गई थी। पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी तय करने का नया रिकॉर्ड नासा के आर्टेमिस सेकेंड मिशन ने बनाया है और ये 2,52,756 मील दूरी पर गया था। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैराशूट का सफल परीक्षण हाल ही में किया है। 12 जनवरी 2026 को इसरो ने मिशन PSLV C62 लॉन्च किया था और ये एक असफल मिशन रहा है। मिसाइला वेंथोस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता हाल ही में बनी है। अगला क्वेश्चन है, मैड्रिड ओपन 2026 पुरुष एकल के विजेता कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जेनिक सिनर। तो इटली के टेनिस खिलाड़ी जेनिक सिनर ने हाल ही में मैड्रिड ओपन 2026 को जीत लिया है। मैड्रिड ओपन की बात करें तो यह टेनिस से रिलेटेड प्रतियोगिता है। 21 अप्रैल से 3 मई 2026 तक इसका आयोजन हुआ है स्पेन के मैड्रिड शहर में। इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। दोस्तों, मैड्रिड ओपन 2026 में मेंस सिंगल्स के विनर कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं, और उप विजेता यानी रनर अप कौन है? तो अलेक्जेंडर जेवेरेव, जो कि जर्मनी के हैं। तो विजेता हैं जेनिक सिनर, अलेक्जेंडर जेवेरेव रनर अप हैं यानी उप विजेता हैं। अब ये तो बात हुई पुरुष वर्ग की। अब हम वोमेन्स सिंगल्स की बात कर लेते हैं। तो इसकी विजेता है मार्टा कोस्त्युक, जो कि यूक्रेन की हैं, और उप विजेता यानी रनर अप हैं मिरा एंड्रीवा, जो कि रूस की हैं। ठीक है, तो यूक्रेन ने रूस को हराया है मैड्रिड ओपन 2026 में। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की हैं? आंसर हो जाएगा बीजेपी। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में फाइनली बीजेपी आ गई है। तो अभी हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु और इसके अलावा दोस्तों असम और पुदुचेरी। तो इन राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं। इसके परिणाम 4 मई को आए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो नज़र रही है पूरे देश की वो रही है पश्चिम बंगाल के चुनाव पर। तो पश्चिम बंगाल में कुल 294 सीटें हैं, जिसमें 293 सीटों पर रिजल्ट आया है, एक सीट पर रिजल्ट नहीं आया है। और मेजॉरिटी के लिए 148 सीटें चाहिए थी, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की है। और दोस्तों, कुल 206 सीटों पर जीत हासिल की है, यानी बहुमत से कहीं ज़्यादा सीटें हासिल की है। टीएमसी को यानी ममता बनर्जी की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और टीएमसी को केवल 81 सीटें मिली हैं, जिसमें दोस्तों ममता बनर्जी अपनी सीट भी हार गई हैं। ठीक है, कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं पश्चिम बंगाल में और लेफ्ट को 1 सीट मिली है और अदर्स को 3 सीटें मिली हैं। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 140 सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा है 71 का। यहाँ पर कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की है, यानी यूडीएफ गठबंधन ने जीत हासिल की है, 97 सीटें जीती हैं। दोस्तों, एलडीएफ को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है और एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें मिली हैं। अगर हम बात करें दोस्तों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और यहाँ पर 234 सीटें हैं विधानसभा की और मेजॉरिटी है 118 की, यानी 118 सीटें चाहिए किसी को सरकार बनाने के लिए। तो एक नई पार्टी उभर कर आई है जिसका नाम है टीवीके, जो कि तमिलनाडु के एक्टर हैं थालापति विजय कहलाते हैं। तो उनकी पार्टी है टीवीके। तो उसने जीत हासिल की है, कुल 107 सीटों पर जीत हासिल की है। और यहाँ पर अभी तक जो डीएमके पार्टी सत्ता में थी उसको हार का सामना करना पड़ा है, 74 सीटें मिली हैं इसे, और एआईडीएमके को 53 और एनटीके को एक भी सीट नहीं मिली है।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो विजय थालापति हैं, इनकी पार्टी ने जीत हासिल की है। और इनकी पार्टी को जरूर याद रखिएगा, इनकी पार्टी का नाम है TVK। असम की बात कर लेते हैं तो असम में 126 विधानसभा की सीटें हैं, 64 यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा है। एनडीए यानी बीजेपी का जो गठबंधन था उसने 92 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के गठबंधन ने 21 सीटों पर, और जो अदर्स हैं बाकी सीटें यहाँ पर जीती हैं। पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर 30 विधानसभा की सीटें हैं। चूँकि ये यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर विधानसभा भी है, तो यहाँ पर 30 विधानसभा की सीटें हैं। मेजॉरिटी है यहाँ पर 16 की। एनडीए यानी बीजेपी के गठबंधन को यहाँ पर 18 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस के गठबंधन को 6 सीटों पर, और जो TVK पार्टी है उसको 3 सीटों पर जीत हासिल की है। अदर्स ने 3 सीटें जीती हैं। तो ये हैं दोस्तों जो 4 मई को विधानसभा चुनाव के आंकड़े आए हैं, यानी उसका जो रिजल्ट आया है उसकी समरी एक प्रकार से हमने शॉर्ट में इसको समझ लिया है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया है? आंसर हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, या हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जो वाणिज्यिक जहाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका ने शुरू किया है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत किसने की है? अमेरिका ने की है 4 मई 2026 को, और इसकी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने की है। और ये जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इसको लीड कौन कर रहा है? तो अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी सेंटकॉम के द्वारा इसको लीड किया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि 15,000 सैनिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास लगाए गए हैं, जिनका काम होगा जहाज़ों को सुरक्षित निकालना। ठीक है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम अमेरिका के द्वारा शुरू किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज काफ़ी चर्चा में है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा चर्चा में रहती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर आता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें तो ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये है फारस की खाड़ी, और दोस्तों यहाँ पर ओमान की खाड़ी है, तो इन दोनों को जोड़ता है। और उत्तर में इसके ईरान है और दक्षिण में ओमान और यूएई है। तो ये ईरान है उत्तर में, और दक्षिण में यूएई और ओमान है। इसकी चौड़ाई लगभग 39 से 60 किलोमीटर है, और विश्व के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% इसी मार्ग से गुजरता है। इसे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का सबसे बड़ा चोक पॉइंट माना जाता है। ठीक है, तो ईरान ने यहाँ पर प्रतिबंध लगा रखा है, यहाँ से जहाज़ों को नहीं गुजरने दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में कुछ समय पहले युद्ध शुरू हुआ था, और अभी भी मतलब तनाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। तो अमेरिका ने यहाँ से जो वाणिज्यिक जहाज़ हैं उनको सुरक्षित निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने भारत चाइना के बीच किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आपत्ति जताई है? आंसर हो जाएगा इसका लिपू लेक दर्रा या लिपू लेक पास। अब यहाँ पर हम एक मैप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत के जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए मानसरोवर यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अभी मानसरोवर यात्रा शुरू होने वाली है। तो इससे पहले नेपाल ने इस मानसरोवर यात्रा पर अपनी आपत्ति जताई है और भारत के यात्रियों से ये कहा है कि वो लिपू लेक दर्रे से मानसरोवर की यात्रा ना करें। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, ये है नेपाल और ये है भारत। ये उत्तराखंड वाला इलाका है। यहाँ पर आप लिपू लेक दर्रा देख पा रहे हैं। तो यहाँ से भारतीय यात्री जाते हैं और यहाँ पर स्थित है मानसरोवर लेक, और ये है जो माउंट कैलाश है या कैलाश पर्वत जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ से दर्शन किए जाते हैं कैलाश पर्वत के। ठीक है, और मानसरोवर यात्रा के लिए एक और मार्ग है, वो है सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है, वहाँ से ये इस प्रकार से यात्रा होती है मानसरोवर तक की। तो अब नेपाल ने जो लिपू लेक दर्रे से यात्रा होती है इस पर आपत्ति जताई है और ये कहा है कि ये जो क्षेत्र है लिपू लेक दर्रे के आसपास का जो क्षेत्र है ये नेपाल का हिस्सा है, ये भारत का हिस्सा नहीं है, नेपाल का हिस्सा है, इसलिए यहाँ से यात्रा ना की जाए। इस पर भारत ने घोर आपत्ति जताई है और नेपाल को ये संदेश दिया है कि ये हिस्सा
उसका नहीं है, बल्कि ये हिस्सा भारत का है और भारत में इस रास्ते का इस्तेमाल 1954 से किया जा रहा है तीर्थ यात्रा के रूप में। ठीक है, तो दोस्तों नेपाल ऐसा क्यों कह रहा है कि ये जो लिपू लेक के आसपास का क्षेत्र है ये उसका है? तो नेपाल के विदेश मंत्रालय का कहना ये है कि 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी नेपाल और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, उसके मुताबिक जो लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी है ये उसका क्षेत्र है, यानी नेपाल का हिस्सा है, और जबकि ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों ये है लिपू लेक और ये है काला पानी और ये है लिम्पियाधुरा। तो इन तीनों क्षेत्रों को नेपाल अपना बताता है, जबकि ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में इस क्षेत्र में एक नदी बहती है जो कहलाती है काली नदी, या इस नदी को महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसका मिशन दृष्टि। तो मिशन दृष्टि नाम का एक सैटेलाइट हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये भारत का सैटेलाइट है। तो इस प्रकार से ये दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह बना है। तो किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया है? तो गैलेक्सी आई नामक कंपनी ने लॉन्च किया है, जो कि बेंगलुरु में स्थित एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। इसको 3 मई 2026 को लॉन्च किया गया है और इसको वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है और इसको स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसका वजन है 190 किलोग्राम का। दोस्तों इसकी विशेषता की बात करें तो यह दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट है, यानी इसमें ऑप्टिकल कैमरा यानी सामान्य कैमरा है और इसमें सिंथेटिक अपर्चर राडार इमेजिंग क्षमता भी है, यानी कि ये सेंसर के माध्यम से भी इमेज निकाल सकता है। तो इसमें दोनों प्रकार की क्षमता है। यह भारत का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह उपग्रह एक साथ ऑप्टिकल और राडार डेटा ले सकता है, जिससे बादल या घने अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीरें मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा गुजरात में। तो गुजरात में जो सूरत भरूच खंड है उसमें भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल प्रणाली शुरू की गई है, यानी कि ये ऐसी टोल प्रणाली है जिसमें वाहन रुकते नहीं हैं और टोल कट जाता है। ठीक है, तो भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोल प्रणाली 84 टोल प्लाजा NH48 गुजरात सूरत भरूच खंड में शुरू की गई है। तो इसमें वाहन को बिना रुके 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निकलने की अनुमति है। इससे समय की बचत होती है और कम प्रदूषण भी होता है। दोस्तों इस प्रणाली को किसने डेवलप किया है? तो NHAI और IHMCL ने डेवलप किया है। ठीक है, यानी कि इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका कौन सा राज्य बना है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों सिक्किम राज्य की जो राज्य न्यायपालिका है ये भारत की पहली पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बनी है और इसको घोषित किया है हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने। दोस्तों इसकी विशेषताएं क्या होंगी? तो अब सिक्किम के न्यायालयों में सभी कानूनी प्रक्रियाएं, फाइलिंग, रिकॉर्ड, सुनवाई सभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से होंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये पेपरलेस राज्य न्यायपालिका बनी है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लुसेंट का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा, इसको भी आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर कॉम्बो पैक भी मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर 12 महीने का मंथली टेस्ट, जीके का टेस्ट, कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसून जोशी। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? रोहित जैन। देश का पहला पोर्टेबल MRI सिस्टम कहाँ शुरू किया गया है? एम्स दिल्ली।
भारत की पहली कमर्शियल सी प्लेन सेवा कहाँ शुरू की गई? लक्षद्वीप। महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम की कप्तान कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। सिनबैक्स सेकेंड अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? भारत कंबोडिया। नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? डॉक्टर आर बाला सुब्रमण्यम और डॉक्टर जोराम अनिया। एलेक्स जानार्डी किस खेल से रिलेटेड थे जिनका निधन हो गया है? फार्मूला 1 और पैरा साइकिलिंग। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण 2 मई को किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपातकालीन स्थितियों में तुरंत चेतावनी देना। वर्ष 2026-27 के लिए लोक लेखा समिति यानी PAC के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? KC वेणुगोपाल। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, जेनिक सिनर किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और स्टडी करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और दोस्तों प्रीमियम जो हमारा ऐप है उसमें ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की ये सारी ई बुक मिल जाएंगी, इनको प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे।